नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में WBC, उससे पहले के वीडियो में RBC और उससे पहले के वीडियो में हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था, है ना। तो रुधिर के दो ही मेन कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिर कणिका है। प्लाज्मा हमने पूर्ण रूप से पढ़ लिया और रुधिर कणिकाओं के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे बातचीत कर ली है। अब हम इसी वीडियो में, जैसा मैंने वीडियो स्टार्ट हुआ था तब कहा था, रुधिर के कार्यों के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता होने चाहिए रुधिर के कार्य, क्योंकि मैं साथ साथ में सबके कार्य बताता हुआ आया हूं। प्लाज्मा के भी कार्य बताए मैंने सबके, है ना। RBC का भी बताया, WBC के भी अलग अलग कार्य बताए सबके, और साथ ही साथ मैंने प्लेटिलेट का भी बताया। अब उन सबको शामिल करके लिखने का समय आ गया है। कुछ हेडिंग्स के तौर पर सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, रुधिर के कार्यों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ये बिंदु भी आप लोग याद रखिएगा, ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेटिलेट्स के संदर्भ में। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है यहाँ पे, रुधिर के कार्य, फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो यहां पे हम लोग हेडिंग लगा देते हैं, क्या बेटा रे, रुधिर यानी रक्त के कार्य, रुधिर के कार्य, फंक्शंस ऑफ ब्लड। ठीक है, क्या लिख दे हम लोग यहाँ पे, फंक्शंस ऑफ ब्लड। बहुत सारे फंक्शंस है, आप लोग जानते होंगे, क्योंकि हम इतनी सारी चीजें पढ़ के आ चुके हैं, तो हमको फंक्शंस तो पता होने चाहिए कि क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन O2 के परिवहन में, किसके परिवहन में, O2 के परिवहन में। याद रखिए, यह बात हम लोगों ने श्वसन के अध्याय में भी की थी। किसमें की थी, श्वसन के अध्याय में भी। तो पहला हमारे पास में क्या आ रहा है, O2 के परिवहन में। ठीक है, किसमें आ रहा है, O2 के परिवहन में। ये आपके पास में पहला कार्य आएगा, आपके पास में ऑक्सीजन के परिवहन के अंदर होगा। ये ऑक्सीजन के परिवहन के अंदर आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि क्या चीज है इसके अंदर। आप लोग जानते हैं कि आपको पता है कि ब्लड में आपके पास में क्या होता है, आरबीसी के अंदर आपको पता है क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है, श्वसन वर्णक है। क्या है, श्वसन वर्णक। इस हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करना। 97% ऑक्सीजन, कितने प्रतिशत, 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा ही अभिगमित होती है। क्या होती है, अभिगमित होती है। ध्यान रखिएगा, इस बात को भूलने का बिल्कुल भी नहीं है। 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा ही अभिगमित होती है। रुधिर का क्या कार्य है, इसमें हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। यहां पे आपके पास में कौन है, वायु कुप्पिका। ठीक है, वायु कुप्पिका के पास में क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे आपके पास में क्या है, ब्लड में आपके पास में क्या है, हीमोग्लोबिन है। ये क्या है, आपके पास में उत्तक है। उत्तक के पास में ऑक्सीजन नहीं है। ये ऑक्सीजन कौन कैरी कर लेगा, हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाता है तो क्या बनाता है, आप सब लोग जानते हैं। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब आपस में जुड़ जाते हैं तो बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है आपके पास में, यह क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ में कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कहां पे ले जाके छोड़ रहा है, उत्तक में, लेकिन खुद कहां रहता है, ब्लड में। अर्थात ये एक प्रकार का अस्थायी क्या होता है आपके पास में, कंपाउंड होता है। क्या होता है, ये अस्थायी कंपाउंड होता है। अस्थायी कंपाउंड होता है, इस वजह से क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, मतलब ये टूट जाएगा खुद ही। क्यों, क्योंकि आपको पता है, ये सब मैं बता चुका हूं आपको श्वसन के वीडियो में। आप लोग मेरा श्वसन का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का वीडियो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। यहां पे आपके पास में क्या होता है, जो PCO2 होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसकी मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, और ये जो कंपाउंड है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जहां ज्यादा होती है वहां पे टूट जाता है। तो ये क्या होता है आपके पास में, यहां से ऑक्सीजन तो यहां पे चली जाएगी, लेकिन हीमोग्लोबिन खुद कहां रह जाएगा आपके पास में, ब्लड के अंदर ही रह जाता है। कहां रह जाता है, ब्लड के अंदर। ये मैंने शॉर्ट में समझाया आपको, पूरा डिटेल में मेरे श्वसन वाले वीडियो में है, आप जाके देखिएगा। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म पूरा अच्छे से एक ग्राफ के साथ में भी समझा रखा है, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इसके अंदर। तो ये O2 के परिवहन में मदद करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, किसमें मदद करता है, O2 के परिवहन के अंदर हीमोग्लोबिन मदद करता है। साथ ही साथ में एक पॉइंट और बताता हूं, एक हीमोग्लोबिन का अणु जो होता है वो 4 अणु ऑक्सीजन को उठाता है, यानी 4 अणु ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। ठीक है, मतलब ये अगर एक हीमोग्लोबिन है तो इसके साथ में 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन,
4 ऑक्सीजन को क्या कर सकता है आपके पास में, कैरी कर सकता है, कैरी करने की कैपेसिटी रखता है, क्षमता रखता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब जो रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन होती है, ये आपको 97% तो मैंने बता दिया आपको, 97% ऑक्सीजन तो होती है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन जो 3% ऑक्सीजन होती है, पीछे बची हुई कितनी, 3% जो ऑक्सीजन है, ठीक है, 3% ऑक्सीजन जो होती है वो प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में रहती है। किस में रहती है, प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में रहती है। और ये भी बता देता हूं आपको, प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में रहती है। एक बात आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि 3% जो ऑक्सीजन है उसको कौन ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा है, प्लाज्मा मदद कर रहा है। कौन कर रहा है आपका इसमें, प्लाज्मा मदद कर रहा है रे, है ना। और प्लाज्मा भी आप जानते हैं कि एक घटक होता है किसका, मेरा नहीं, प्लाज्मा भी एक घटक होता है किसका, रुधिर का, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है ना रुधिर का 55% भाग प्लाज्मा बनाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है आपके पास में, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न ऊतकों में डालने का कार्य जो है वो रुधिर का है। और रुधिर में भी कौन अपने पास में श्वसन वर्णक कौन है, हीमोग्लोबिन, इनका कार्य है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आपके पास में 2 नंबर पे बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, CO2 का अभिगमन। क्या आ जाएगा आपके पास में, CO2 का अभिगमन, ठीक है, क्या आ जाएगा, CO2 का अभिगमन। कार्बन डाइऑक्साइड, जब ऑक्सीजन की बात की है तो जाहिर सी बात है CO2 की बात भी तो आनी ही है ना, CO2 का भी बात आना ही है। तो CO2, सबसे पहली बात, CO2 प्रोड्यूस कहाँ होती है, बनती कहाँ पे, उत्तकों से बनती है। कहां से बनती है, उत्तकों से। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि अगर हमारे पास में क्या है, उत्तक है, उत्तक क्या होता है, नियमित रूप से क्रियाशील होते हैं। जब ये कोई भी क्रियाशील या उपापचयी क्रिया करते हैं तो उस समय ये क्या स्त्रावित करते हैं, CO2 को निकालते हैं। क्या करते हैं, CO2 को। अब इस उत्तक से कार्बन डाइऑक्साइड को जो कैरी करेगा वो कौन होगा आपके पास में, रुधिर। और रुधिर इसको कहां पे ले जाके छोड़ेगा आपके पास में, एल्वियोलाई, यानी कि वायु कुप्पिकाओं के पास में ले जाके छोड़ेगा। किसमें छोड़ेगा आपके पास में, ये वायु कुप्पिकाओं के पास में ले जाके छोड़ेगा। बात समझ में आ रही मेरी। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि ब्लड वायु कुप्पिकाओं के अंदर इसको ले जाकर के छोड़ रहा है। कौन, CO2 को। होता क्या है आपके पास में, जब कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जब हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाती है तो यहां पे भी ये एक अस्थायी उत्पाद बनाती है जिसको बोलते हैं अपने पास में क्या, कार्बोक्सी नहीं आएगा, कार्ब एमिनो आएगा बच्चे। क्या आएगा, कार्ब एमिनो, क्या आएगा, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। क्या आएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन आएगा। जब CO2 के साथ में हीमोग्लोबिन जुड़ जाएगा तो क्या आएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनेगा। यह भी एक अस्थायी उत्पाद होता है। क्या होता है, अस्थायी उत्पाद होता है, ठीक है। यह कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, ये रुधिर से कहां पहुंचेगा, वायु कुप्पिका के पास में। और वायु कुप्पिका पे किसको डिलीवर कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। और हीमोग्लोबिन स्वयं कहां रह जाएगा, रुधिर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के द्वारा अभिगमित होना होता है वो 23% होता है। मतलब 23% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के द्वारा उत्तकों से, क्या लिखूंगा मैं, उत्तकों से वायु कुप्पिका की ओर या वायु कुप्पिका की ओर अभिगमित होती है। क्या होती है आपके पास में, अभिगमित होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या हो जाएगी आपके पास में, अभिगमित होगी। लेकिन फिर भी अभी यहाँ पे 70% कार्बन डाइऑक्साइड है, 70% CO2 जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है किसके द्वारा, बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा। और इसमें जो मदद करता है वो होता है ब्लड प्लाज्मा और RBC, ठीक है, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा सबसे ज्यादा मदद करेगा। तो 70% CO2 किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रही है, बाइकार्बोनेट। और ये कौन मदद करेगा आपके पास में, प्लाज्मा। देखिए बाइकार्बोनेट का पूरा मैं मैकेनिज्म आपको बता चुका हूं CO2 के ट्रांसपोर्ट वाले वीडियो में। आप लोग श्वसन के पार्ट में जाके जरूर देखिए, आप लोग आलस मत कीजिए, जाकर के जरूर वीडियो देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट का, उसमें आपको जरूर पता लगेगा। लेकिन आपको बता दूं
CO2 के 70% ट्रांसपोर्ट में स्टार्टिंग की क्रियाविधि आरबीसी के अंदर ही होती है। हीमोग्लोबिन नहीं मदद करेगा, लेकिन क्रियाविधि सारी कहाँ हो रही है? आरबीसी के अंदर हो रही है। ठीक है ना, आपको बता देता हूँ आरबीसी के अंदर होती है। आपको याद हो तो ये आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ में जुड़ करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये मैंने पूरा आपको पास में बता रखा है। किसमें बता रखा है? CO2 के ट्रांसपोर्ट के वीडियो में, श्वसन वाले में, देख लीजिएगा। ये यहाँ से टूट जाता है H+ और बाइकार्बोनेट के अंदर। क्यों टूटता है, कैसे टूटता है, वो सब विस्तृत जानकारी बाइकार्बोनेट का ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म CO2 ट्रांसपोर्ट वीडियो में देखिएगा। ठीक है, और ये फिर बाद में कहाँ जाएगा? ब्लड प्लाज्मा में आ जाता है, और ये सोडियम के साथ में या पोटेशियम के साथ में अभिक्रिया करके सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, और उसके बाद में वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये कौन सी कोशिका हुई? आरबीसी। आरबीसी किसका कंपोनेंट है? ब्लड का। इसका मतलब रुधिर है जो क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद कर रहा है। समझ रहे हैं? ये दूसरा कार्य था किसका आपके पास में? कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करना। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर अगले कार्य के बारे में। 2 कार्य मैं आपको बता चुका हूं। तीसरे कार्य में मैं बात कर रहा हूं आपके पास में खाद्य पदार्थों का वितरण। क्या आएगा बेटा आपके पास में? खाद्य पदार्थों का वितरण, है ना। खाद्य पदार्थों के वितरण की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए, आपको पता है कि पचित भोज्य पदार्थ कहां पे रहता है? छोटी आंत के अंदर। कहां पे होता है पचित भोज्य पदार्थ? छोटी आंत के अंदर होता है। जो भोज्य पदार्थ पचित है वो छोटी आंत के अंदर विद्यमान है, वो छोटी आंत के अंदर ही थोड़ी ना रखना है। उस पचित भोज्य पदार्थ को शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाना है हमको। और ये काम कौन करेगा? ये काम रुधिर करेगा। ठीक है, कौन करेगा? रुधिर करेगा। तो पाचन के अंतिम उत्पाद को रुधिर वाहिनियों के द्वारा उत्तकों तक या विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? पाचन के अंतिम उत्पाद, जो भी अंतिम उत्पाद बन रहे हैं पाचन के, ठीक है, ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, वसीय अम्ल, वसा है, जो भी है, पाचन के अंतिम उत्पाद को रुधिर के माध्यम से, क्या होता है? रुधिर के माध्यम से विभिन्न कोशिकाओं, क्या लिखेंगे हम लोग? विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने के कार्य, क्या होता है? पहुंचाने का कार्य। ठीक है, कौन कर रहा है आपके पास में? रुधिर कर रहा है, ताकि प्रत्येक कोशिका तक पचित भोज्य पदार्थ पहुंच सके और वो उस पचित भोज्य पदार्थ का उपयोग करके ऊर्जा बना सके, ताकि उनकी सारी उपापचयी क्रियाएं सुचारू रूप से चल सके। तो ये काम कौन कर रहा है आपके पास में? रुधिर ही तो कर रहा है, ब्लड का ही तो फंक्शन है। ठीक है ना। 4 नंबर पे मैं काम बता देता हूं आपको। 4 नंबर पे अपने पास में होता है, बहुत सिंपल सा एक लाइन का कार्य है। रुधिर शरीर के तापमान को समान बनाए रखने का भी कार्य करता है। बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है ये। ठीक है, अच्छा कैसे रखता है? इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक वीडियो का बताता हूँ आपको। उस वीडियो में जरूर जाके देखिएगा। जो मेरा श्वसन तंत्र है, ठीक है, उसमें श्वसन तंत्र का 2 नंबर वीडियो, क्रमांक नंबर 2, जिसमें मैंने नासा गुहा के बारे में बताया है। नासा गुहा के अंदर मैंने जानकारी दी है आपको, आप लोग देख लीजिएगा जाकर के, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से क्या होता है कि मेंटेन रहता है। क्या चीज़ मेंटेन रहती है कि टेम्परेचर कैसे मेंटेन करता है ब्लड, वो पूरा मैकेनिज्म बताया मैंने आपको। जरूर देखिएगा वहाँ पे जाकर के आप लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा आपके पास में 4 नंबर बिंदु में, रुधिर शरीर के तापमान को समान बनाए रखने का कार्य करता है। क्या करता है? समान बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है? समान बनाए रखने का कार्य करता है। ये आपके पास में आ जाएगा। 5 नंबर कार्य की बात करूं मैं आपके पास में, तो 5 नंबर कार्य में आपके पास में आता है हार्मोन्स का संवहन करवाना या परिवहन करना। हार्मोन्स का संवहन या परिवहन से क्या तात्पर्य देखिएगा। यहां पे क्या लिखा मैंने? हार्मोन का संवहन, या क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे? परिवहन। ठीक है, हार्मोन का संवहन या परिवहन। देखिए, शरीर में बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य होता है हार्मोन का स्त्रावण करना।
लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियां सदैव नलिका विहीन होती है, अर्थात जहां से इसका स्त्रावण हो रहा है वहां पे इसको अगर कार्य नहीं करना है और दूसरा लक्षित ऑर्गन बहुत दूर है तो उस तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? रुधिर करेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपके खोपड़ी के अंदर अग्र पीयूष ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि उपस्थित है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि के ऊपर अटैक करता है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को संतुलित करता है, जो भी चीज है, ठीक है, या ऐसा समझ लो कि पेनक्रियाज यानी अग्नाशय निकलने वाला ग्लूकागॉन हार्मोन रुधिर के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो जिस जगह से ये हार्मोन निकल रहा है और इसका लक्षित अंग कहीं दूर है तो इस जगह से लक्षित अंग तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? रुधिर करेगा, क्योंकि ये ग्रंथियां तो सदैव क्या होती है? नलिका विहीन होती है। इनके पास में स्वयं की कोई नलिका नहीं होती जिनसे इनका स्त्रावण जो है वो पहुंच सके, इसलिए रुधिर ये कार्य संभालता है। यानी कि यहाँ पे अपने पास में क्या रह जाएगा? अपने पास में इसमें अपने पास में ये चीज आ जाएगी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि। यह अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करती है? आपके पास में हार्मोन का स्त्रावण करती है। किसका स्त्रावण कर रही है? हार्मोन का। यह हार्मोन क्या होता है बेटा? रुधिर के माध्यम से कहां पे पहुंचता है? रुधिर के माध्यम से लक्षित अंग तक पहुंचाया जाता है और लक्षित अंग से फिर क्या होता है? इसका कार्य होता है। तो कौन पहुंचा रहा है इसको? ग्रंथि से लक्षित अंग तक रुधिर पहुंचा रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे एक कार्य क्या लिखा? रुधिर का संवहन या परिवहन। 5 कार्य मैं आपको बता चुका हूं ब्लड के। नेक्स्ट कार्य की बात हम लोग करते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे कार्य बड़ा आसान सा है हमारे पास में, जो आप लोग देखिए, मैं बता देता हूं आप लोगों को। यहाँ पे क्या चीज है 6 नंबर पे कार्य में? कि 6 नंबर कार्य ये कहता है हमारे पास में, जैसे हम अभी इसी वीडियो में पढ़ के आए प्लेटिलेट्स। तो प्लेटिलेट्स का क्या कार्य होता है आपके पास में? प्लेटिलेट्स का कार्य होता है रुधिर स्कंदन में सहायता करना। तो यहाँ पे रुधिर का क्या कार्य हो जाएगा? रुधिर प्लेटिलेट्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? रुधिर प्लेटिलेट्स क्या करती है? रुधिर स्कंदन में सहायता करती है। रुधिर स्कंदन में सहायता या सहायक होती है ना? आपको बताया भी था अभी, प्लेटिलेट्स जब चोटिल हो जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित करेगी और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन आपके पास में, थ्रोम्बोप्लास्टिन वो होगा जो आपके अंदर ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को स्टार्ट करेगा। ऑलराइट, 7 नंबर फंक्शन की मैं बात करता हूं यहाँ पे, रोगों से बचाव। रोगों से बचाव का भी इंपॉर्टेंट रोल है। रोगों से बचाव, लोगों से नहीं रे, रोगों से बचाव। रोगों से बचाव में हमारे पास में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो होता है WBC। क्यों? क्योंकि WBC की जो 2 कोशिकाएं हैं हमारे पास में, कौन कौन सी? एक है मेरे पास में कौन? न्यूट्रोफिल, ठीक है, और दूसरी कौन सी आपके पास में? न्यूट्रोफिल व मोनोसाइट। आप जानते हैं इन दोनों कोशिकाओं को, यह दोनों कोशिकाएं क्या होती है? फेगोसाइटोसिस प्रॉपर्टी रखती है, मतलब बाहर से आने वाले रोगजन को क्या करती है? उनका भक्षण करने का कार्य करती है। तो ये दोनों क्या करेगी? कोई भी रोगजन शरीर के अंदर एंटर करेगा, रोगजन यानी कि जो रोग को पैदा करता है या रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रोगजन जैसे शरीर के अंदर एंटर करेगा, रोगजन के भक्षण करने का कार्य कौन करेगा आपके पास में? यही न्यूट्रोफिल व मोनोसाइट करता है। अर्थात जब हमारे अंदर रोग की स्थिति होती है उस समय जब आप WBC का काउंट क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? WBC का काउंट बढ़ जाता है। एक बात ये याद रख लीजिएगा। दूसरी एक और बात याद रखिएगा, WBC का ही एक टाइप है आपके पास में, जिसका नाम आपके पास में क्या है? लिम्फोसाइट। क्या नाम है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आपके पास 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। लेकिन हमको यहाँ पे प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपको बता देते हैं, लिम्फोसाइट का कार्य होता है एंटीबॉडी का निर्माण करवाना। क्या होता है? एंटीबॉडी का निर्माण, यानी प्रतिरक्षी का निर्माण। और आप जानते हैं, शायद मैं भी जानता हूं, कि एंटीबॉडी क्या करता है आपके पास में? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है या प्रतिरक्षा तंत्र के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने का काम करता है, मजबूत देता है, यानी शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ऐसा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, कौन करता है? एंटीबॉडी। तो इसलिए WBC का अपना आप में एक रोल आ जाएगा यहाँ पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जो क्या करता है, शरीर के अंदर प्रतिरक्षा बना के रखने का भी काम करता है आपके पास में। समझ गए मेरी इस बात को। अब नेक्स्ट नंबर पे आप ध्यान रखिए, जो हमारे पास में 8 नंबर पे आ रहा है, चोट से मरम्मत। चोट से मरम्मत का जो कार्य है वो भी डब्ल्यूबीसी ही करता है। याद कीजिए, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो जब मैंने आपको बताया था इयोसिनोफिल के बारे में, उसमें लिखा हुआ है कि घाव भरने में मदद करता है ये। तो चोट से मरम्मत में कौन मदद करती है आपके पास में, डब्ल्यूबीसी सेल मदद करती है। डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है और डब्ल्यूबीसी क्या करती है, आपके घाव को भरने में सहायक होती है। ये आप बात याद रख लीजिएगा। 9 नंबर पे कार्य होता है आपके पास में उत्सर्जी पदार्थों का संवहन। क्या आ जाएगा आपके पास में, उत्सर्जी पदार्थों, जैसे कि आपके पास में, मैं आगे लिख देता हूं कंटिन्यू, जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल, यूरिया या यूरिक अम्ल को कहां पे, किडनी में। ठीक है, कहां पे, किडनी में पहुंचाने का कार्य कौन करता है आपके पास में, रुधिर के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, रुधिर के माध्यम से। उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल है, इनको किडनी में क्यों पहुंचाया जा रहा है, ताकि किडनी में ये छन जाएंगे। भाई जो रुधिर जिसमें यूरिया या यूरिक अम्ल है, वो रुधिर जब पहुंचेगा आपके पास में किडनी के पास में, तो किडनी क्या करेगी, उस रुधिर को फिल्टर करेगी और वहां से यूरिया और यूरिक अम्ल को छान करके आगे भेज देगी, कहां पे, शरीर से बाहर त्यागने के लिए। जबकि वापस प्योर रुधिर को वापस कहां भेज देगी, शरीर के अंदर भेज देगी। तो यहां से शरीर के अंदर जितने भी उत्सर्जी पदार्थ है, उन सबको इकट्ठा करके किसके माध्यम से छोड़ा जाता है किडनी में, ब्लड के माध्यम से। ठीक है ना, तो ये इसका एक कार्य हो गया आपके पास में। 10 नंबर पे आपके पास में कार्य हो रहा है, वो आपके पास में होता है जल संतुलन। क्या होता है आपके पास में, जल संतुलन। जल संतुलन के लिए मैं आपको बहुत वर्बली समझा देता हूं आपको। इसमें क्या चीज होती है कि कोई भी, जैसे आपके पास में क्या होता है, शरीर के पदार्थ होते हैं, जैसे शरीर के अंदर विभिन्न पदार्थों का परिवहन या अभिगमन, ट्रांसपोर्टेशन, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ तक छोड़ने में या एक पदार्थ को यहां से उठा के दूसरी जगह पे छोड़ने में जल का बहुत बड़ा रोल रहता है, जल की भूमिका रहती है। प्लाज्मा में 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा रुधिर का लिक्विड पार्ट है और प्लाज्मा में 90% मात्रा किसकी होती है आपके पास में, जल की होती है। किसकी होती है, जल की होती है 90% मात्रा। तो जो 90% मात्रा आपके पास में जल की है प्लाज्मा के अंदर, वहां के लिए बता रहा हूं आपको कि जो भी चीज होती है ट्रांसपोर्ट करने में वाटर का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर पानी की मात्रा, जैसे अगर मान लो कोई उत्तक है, ठीक है, क्या है, उत्तक है। अब ये उत्तक कहता है कि इसको जल की डिमांड है, मतलब पानी चाहिए, तो इसको उत्तक को पानी कौन प्रोवाइड करता है आपके पास में, ब्लड। ये रुधिर है जो क्या करता है, उत्तक को जल प्रोवाइड करता है, यानी कि जल देता है। ठीक है ना। अब अगर शरीर में अगर आवश्यकता से अधिक जल की मात्रा हो जाए, शरीर में अगर आवश्यकता से अधिक जल की मात्रा हो जाए, तो उस जल की मात्रा को बाहर त्यागने का कार्य भी कौन करवाएगा, ब्लड ही करवाएगा। क्योंकि वो ब्लड आवश्यकता से अधिक जल को कहां भेजेगा, किडनी में, और किडनी के द्वारा बाहर त्याग दिया जाएगा। अर्थात जल का बैलेंस बना के रखना किसका काम है, ब्लड का काम है। वो ज्यादा भी नहीं होने देता और कम भी नहीं होने देता है। ठीक है ना, कम होने पे भी गोचा कर देगा, ज्यादा होने पे भी गोचा कर देगा। ठीक है। 11वां नंबर कार्य है रोगों से निदान या रोगों का निदान में। ठीक है, किसमें, रोगों के निदान में। रोगों के निदान में क्या क्या मतलब है आपके पास में, वो बता देता हूं आप लोगों को। रोगों के निदान से यह तात्पर्य है आपके पास में कि जैसे आप कभी भी कोई भी डॉक्टर के पास कभी बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास गए, आपका क्या किया, ब्लड चेक किया। ब्लड चेक क्यों कर रहे हैं, वाई चेकिंग द ब्लड, क्योंकि अगर ब्लड का काउंट कम हुआ, ज्यादा हुआ, तो उससे हम बीमारी को पहचान सकते हैं। टाइफाइड बीमारी है, ब्लड चेक कराया, पहचान में आ जाएगा। मलेरिया है, ब्लड चेक कराया, पहचान में आ जाएगा। कोई भी संक्रमण है, डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा होगी, पहचान में आ जाएगा। प्लेटलेट की संख्या कम हो गई, पहचान में आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है आपके पास में कि रोगों का निदान, यानी कि बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिनमें रुधिर का परीक्षण कराने से क्या होता है कि ब्लड के, मतलब कि टेस्ट करवाने से क्या हो जाता है आपके पास में, रोग का पता लग जाता है कि इस बंदे को ये रोग है। बहुत सारी चीज होती है, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, जितना भी ब्लड कैल्शियम लेवल, थायराइड लेवल, हार्मोन का लेवल, सारे लेवल ब्लड के थ्रू पता लगते हैं। तो ब्लड टेस्ट से, यहां पे ऐसे लिख दूंगा, ब्लड टेस्ट से क्या होता है, विभिन्न रोगों को पहचानने में मदद मिलती है। विभिन्न रोगों को पहचानने में
मदद मिलती है, पहचानने में सहायक होते हैं या मदद मिलती है, सहायता मिलती है। मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग यहाँ पे कि जो रोगों का निदान है आपके पास में, निदान का मतलब इलाज नहीं होता है, निदान का मतलब बचाव नहीं होता, निदान का मतलब होता है बीमारी को पहचानना। ठीक है, ये होता है निदान का मतलब। निदान से मतलब ये मत समझिएगा आप लोग कि बचा रहे हैं, या निदान से ये मतलब नहीं है कि उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, नहीं। निदान से तात्पर्य आपके पास में सिर्फ और सिर्फ रोग को पहचानना। जैसे एक्सरे करवा रहे हैं तो ऐसी चीज होती है, कई बार आप देखते हैं लेबोरेटरी बाद लिखा होता है रोग निदान केंद्र, निदान मतलब जांच के लिए, तो जांच होती है ना, उसको बोल रहे हैं, जांच के द्वारा हम लोग पता लगाएंगे। ऑलराइट, तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको 11 कार्य रुधिर के समझा दिए। कितने? 11 फंक्शंस आपको बता दिए हैं टोटल। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। 11 फंक्शंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं ब्लड के। ऑलराइट, साथ ही साथ में हमने प्लेटिलेट्स के बारे में भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बातचीत कर ली थी। प्लेटिलेट्स को भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो आपके पास में होगा क्या, ब्लड ग्रुप के बारे में, रुधिर समूह के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। रुधिर समूह क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, क्या रहता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। रुधिर के कार्य को ध्यान रखिएगा। 4 नंबर का सवाल आता है, सारे कार्य लिखने पड़ेंगे। 2 नंबर का आता है, 4 लिखने पड़ेंगे। 1 नंबर का आता है, 2 कार्य लिखने पड़ेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।